Hello friends, welcome to Civics. I am Rohit. In today's class, we will study the photosynthesis chapter, one of the most important topic for BPSC and other competitive examination. So, हम लोग अब इसको डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 में है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे मुख्यतः किस प्रकार की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो भी क्रिया होती है उसमें आपसे पूछ रहा है कि जो पौधे होते हैं किस प्रकार जो होते हैं आपके एनर्जी को, कौन से एनर्जी को वो आपकी केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, ये आपसे पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है केमिकल एनर्जी में वो चेंज करते हैं किस टाइप की एनर्जी को, किस टाइप की एनर्जी को। तो याद रखिएगा लाइट एनर्जी को, यानी कि पौधे जो हैं प्रकाश लेते हैं और उस प्रकाश को, लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख स्रोत पौधों के लिए क्या है। अब देखिएगा कि जब आपकी फोटोसिंथेसिस होती है यानी प्रकाश संश्लेषण जब आपका होता है तो उसमें जो पूछ रहा है आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो देखिएगा मेन सोर्स जो होती है वो एटमॉस्फेयर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मेन सोर्स जो होती है वो एटमॉस्फेयर ही होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा अवशोषित जल मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में यानी कि फोटोसिंथेसिस में कि फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स मेनली ऑब्टेन दी वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो जल को कहाँ से लेते हैं, कहाँ से ग्रहण करते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर का सी। ठीक है, सॉइल से, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि जो इन प्रकाश संश्लेषण में यानी फोटोसिंथेसिस में जो पौधे होते हैं वो आपके जो जल ग्रहण करते हैं वो जल ग्रहण करते हैं मिट्टी से। ठीक है, मिट्टी से ग्रहण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रमुख उत्पाद निम्नलिखित में से कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस की सबसे मेजर प्रोडक्ट कौन सी है। तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रमुख उत्पाद अगर आपसे पूछता है तो वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस रूप में निकलती है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन जो निकलती है आपका, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एज द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट के रूप में वो ऑक्सीजन हमारी निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में संपन्न होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्राइमरली टेक्स प्लेस इन विच सेल ऑर्गेनेली। ठीक है ना, तो किस में होती है, तो ये होती है 6 की ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्यतः किस संरचना में पाया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर मेनली फाउंड इन विच स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपकी ग्रेना के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना, ग्रेना के रूप में आपकी पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट में। जो आपकी अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट होते हैं आपके, फोटोसिंथेसिस जो पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना, वो आपके जो किस संरचना में होते हैं, तो ये आपके ग्रेना के संरचना में होते हैं। ठीक है, ग्रेना के संरचना में होते हैं। ठीक है ना, वैसे भी हम आपको बताए थे कि जैसे फोटोसिंथेसिस जो होता है आपका, फोटोसिंथेसिस जो होता है जिसमें क्रिया में होती है, आपको पता होना चाहिए कि अभी लाइट एनर्जी से आपका केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, ये हमने बता दिया। उसके बाद हमने बताया आपको कि एयर से यानी एटमॉस्फेयर से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। एंड उसके बाद हमने बताया आपको कि सॉइल से आपकी जल ली जाती है, जल ग्रहण की जाती है। ठीक है ना, एंड O2 से, O2 इज़ ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अगर बाई प्रोडक्ट पूछेगा तो O2 इज़ अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग कि क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख रूप से, ठीक है ना, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्लोरोफिल। तो ये पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम आपकी पाई जाती है क्लोरोफिल में सबसे ज़्यादा। अगर आपसे एलिमेंट पूछता है, ठीक है, एलिमेंट्स पूछता है कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो आपकी पाई जाती है मैग्नीशियम। ठीक है, अगला है कि प्रकाश को अवशोषित करने वाले अणुओं को क्या कहा जाता है। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट एब्जॉर्ब लाइट आर नोन एज, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस पिगमेंट। ठीक है, और इस पिगमेंट को ही क्या बोले थे हम लोग, अभी ग्रेना बोला जाता है। ठीक है, अगला है कि क्लोरोफिल का रंग हरा होने के बावजूद यह किस रंग के प्रकाश को अपेक्षाकृत अधिक अवशोषित करता है।
तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल का रंग भले ही हरा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा वो लाल रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, ठीक है, एब्जॉर्ब करती है सबसे ज़्यादा वो लाल रंग के प्रकाश को। तो क्लोरोफिल जो है एपियर्स ग्रीन, इट रिलेटिवली स्ट्रांगली एब्जॉर्ब्स विच कलर ऑफ लाइट, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा रेड का। और दूसरा नंबर पर अगर पूछेगा तो दूसरे नंबर पर ब्लू आती है, ठीक है, नीला जिसको बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, प्रकाश की किस तरंग दैर्ध्य पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम बताई गई है या पाई जाती है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा 650 नैनोमीटर पे, ठीक है ना, और यही आपका 650 जो है वो रेड कलर का दिखाता है, ठीक है ना। अगला है आपका, यहाँ पर देख लीजिए इसका इंग्लिश वर्जन की, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गिव्स द मैक्सिमम 650 नैनोमीटर। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण का द्वितीय अधिकतम प्रभाव किस प्रकाश में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा है सेकंड, ठीक है, सेकंड यानी कि द्वितीय अधिकतम प्रभाव पूछ रहा है। तो हम अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में बताए हैं कि फर्स्ट नंबर पे लाल था, ये लाल आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लाल आपका फर्स्ट नंबर पे था जो एब्जॉर्ब करता है, एंड सेकंड नंबर पे था नीला कलर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नीला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीले प्रकाश की लगभग तरंगदैर्घ्य कितनी मानी गई है, तो ये मानी गई है 475 नैनोमीटर, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, 475 नैनोमीटर। आगे है कि दृश्यमान प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अगर आपसे देखिए, आपसे अगर ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे विजिबल लाइट के बारे में पूछते हैं, ठीक है, तो विजिबल लाइट में देखिएगा कि अगर ये है आपका, मान लीजिए कि इधर है, इस तरह से स्टार्ट करते हैं, वाई विग्योर, मान लीजिए VIBGYOR, ठीक है, वाई विग्योर। यहाँ पर पूछ रहा है कि विच कलर ऑफ विजिबल लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस कलर का होता है। तो देखिएगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपकी रेड कलर की होती है। तो इधर आप ले लीजिए, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज अ वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ आप देखिएगा सबसे नज़दीक किसका है, तो रेड कलर का है वेवलेंथ है, ठीक है। और जब जिसका वेवलेंथ हाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी इसका सबसे ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो जो वायलेट कलर है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। और अगर वायलेट का बात करेगा, ठीक है, तो वायलेट का जो वेवलेंथ होता है, ठीक है, वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। यानी इस हिसाब से अगर रेड का आपसे पूछता है, रेड का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कैसा होगा, तो सबसे कम होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था कि विच कलर ऑफ द विजिबल लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। जब आपसे वेवलेंथ पूछेगा तो वेवलेंथ में आपका रेड हो जाएगा, और सबसे कम पूछेगा तो आपका यहाँ पर वायलेट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि विच कलर ऑफ द विजिबल लाइट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बता दिए थे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में, देखिए ये वाला में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में अगर बात करेंगे हम लोग, तो सबसे ज़्यादा जो कलर होता है वो आपका किसका हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हो जाएगा की आपकी हो जाएगी, ठीक है ना, ग्रीन कलर की आपकी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कि विच कलर विजिबल लाइट हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी अगर पूछेगा तो 15 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, वायलेट, ठीक है, 15 का सी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसमें सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया आपका, हम अभी फिर से बता देते हैं कि अगर वेवलेंथ पूछा, ठीक है, वेवलेंथ पूछेगा तो वेवलेंथ आपकी रेड की ज़्यादा हो जाएगी, रेड की सबसे हाई हो जाएगी वेवलेंथ। और जब वेवलेंथ होता है हाई तो रेड की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जो होगी रेड की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप ऐसे भी कह सकते हैं रेड का है, दिस इज़ अ वेवलेंथ एंड दिस इज़ अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर रेड के बारे में पूछा जाए तो रेड की वेवलेंथ हाई होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होती है। अगर वायलेट कलर के बारे में पूछा जाए तो वायलेट में आपका जो है वेवलेंथ आपका कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। ये आपकी वायलेट कलर की है, ठीक है ना, वायलेट कलर की। तो यहाँ पर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी में आप देखिएगा यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा, रेड कलर की जो है फ्रीक्वेंसी आपकी लोएस्ट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर प्रकाश का हम लोग लाइट इंटेंसिटी अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा देते हैं, इंक्रीज करवाते हैं, तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्या होगा। अब प्रकाश जो है मान लीजिए कि कुछ माध्यम से आता होगा और वो प्रकाश हमारा तेज आने लगे, इंटेंसिटी को हमने बढ़ा दिया। ये इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर हम लाइट को बढ़ा देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो आप सोचिएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑफकोर्स है कि जितनी लाइटें आएंगी उतना ज़्यादा वो प्रकाश संश्लेषण वो करवाएगी, यानी कि इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगला है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं, यानी कि बाह्य कारक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर तो क्लियर ऑप्शंस दिख रहा है हम लोग को, ये क्या होगा भाई, लाइट तो होता है, टेम्परेचर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, डीएनए नहीं होता है, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था।
अगला है कि प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश का प्रभाव मुख्यतः किन 3 विशेषताओं पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है ना, वीवीआई कर लीजिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द फोटोसिंथेसिस मेनली, ठीक है, मेनली डिपेंड ऑन विच 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, किस किस पे हमारा जो है फोटोसिंथेसिस का जो इफेक्ट ऑफ लाइट है वो डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है हमारा इंटेंसिटी पे, अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ाया है, इंटेंसिटी पे, क्वालिटी पे और ड्यूरेशन पे, कि कितना टाइम तक ये आपकी लाइट को ले रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, इस बात पे आपकी जो फोटोसिंथेसिस है वो डिपेंड करती है, इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अत्यंत दुर्बल प्रकाश में, मान लीजिए अभी देखिए, अभी हम लोग लाइट का इंटेंसिटी बढ़ा दिए थे, अब यहाँ पर बोल रहा है कि एकदम लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाना ही नहीं है, बहुत कम रखना है, दुर्बल प्रकाश रखना है, ठीक है ना। तो वन पॉसिबल रीजन ऑफ लो रेट, ठीक है, लो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अंडर वेरी वीक लाइट, ठीक है, तो क्या होगा, अत्यंत दुर्बल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर कम होने का कारण क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। तो कम होने का कारण हो सकता है आपका फेलियर ऑफ स्टोमेटा टू ओपन, क्योंकि भाई देखिए, आप अगर लिप्स ले लीजिएगा, ये पत्ते आप बना लीजिए, ठीक है ना, अब यहाँ पे जो स्टोमेटा बनी हुई है, पत्ते पे जो स्टोमेटा बनी होती है, ठीक है, अब ये वीक लाइट आएगा, मान लीजिए सही ढंग से आ नहीं रहा है, तो क्या होगा, स्टोमेटा आपका बढ़ेगा नहीं होगा, स्टोमेटा क्या हो जाएगी, फिर सिकुड़ के छोटी हो जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि फेलियर हो जाएगा स्टोमेटा का ओपन होना, देन उससे तो पेड़ पर तो जो प्रॉब्लम होगा ही, बट मेन कारण यही कि आपका जो वीक लाइट है या लो रेट की जो लाइट है वो हमारे फोटोसिंथेसिस को नुकसान पहुंचाएगी और हमारी जो स्टोमेटा है उसमें प्रॉब्लम लाएगी, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होकर संचित होती है। तो देखिए यहाँ पर है, फिर से ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही रिपीटेड हो गया है कि प्रकाश ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो हम बता चुके हैं इसको कि लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो ये होती है आपकी ए केमिकल एनर्जी में, फर्स्ट क्वेश्चन ही था ये हमारा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचित रासायनिक ऊर्जा मुख्यतः किसमें निहित रहती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है, द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी पूछ रहा है आपसे, द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस इज मेनली कंटेंट इन, कहाँ पे कंटेंट रहता है ये, ठीक है, ये कंटेंट रहता है आपका आपके जो भी एटम्स है, बॉन्ड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, सेल वॉल में नहीं रहता है, आउटर लेयर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स में नहीं रहता है एंड ओनली ऑक्सीजन में नहीं होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचित जो है रासायनिक ऊर्जा मुख्यतः किस में निहित होती है, तो हमारे एटम्स में और बॉन्ड में निहित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा संचित करने वाले अणु बनते हैं। अब देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं होती हैं, कौन सी ऊर्जा संचित करने वाले अणु बनते हैं, तो कौन कौन से, यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं कि विच एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स, विच एनर्जी, कौन सा एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग दी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23 का बी, ठीक है, हमारा जो ATP है और NADPH, ठीक है, ये दोनों हमारी क्या करती है, ऊर्जा संचित करने वाले अणु बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्लियरली क्वेश्चन में बोल रहा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा संचित करने वाले अणु बनाते हैं, तो यही अणु बनाते हैं ATP और आपका NADPH, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दूसरे चरण